हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो एमपीपीएससी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। निम्न में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। तो कौन सा सही क्रम है, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई, कटाई। ऑप्शन नंबर बी, पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं और फिर कटाई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पहले बुआई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं और फिर मिट्टी तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, मिट्टी तैयार करते हैं, सिंचाई करते हैं, कटाई करते हैं, बुआई करते हैं। तो ये आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फसल को बोने के लिए हम मिट्टी को पहले तैयार करेंगे, फिर उस मिट्टी में हम फसल को बोएंगे, फिर उसमें हम सिंचाई करेंगे और जो फसल उगेगी उसकी हम कटाई करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या, मिट्टी तैयार करना, फिर फसल बोना, फिर उसकी सिंचाई करना, देन फिर कटाई करना। अगला प्रश्न है, Who declared the year? Who declared the year 2024 as International Year of Camelids? अभी आपने देखा ही होगा कि किसने 2024 को कैमलिड्स का, अभी इससे पहले 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। तो ये अभी फिलहाल 2023 की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर था यूएन। इसका सही आंसर होगा यूएन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के लोगों के जीवन में कैमलिड्स मतलब ऊंट से रिलेटेड है, महत्व को उजागर करने के लिए 2024 को कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। कैमलिड्स ऊंटों के परिवार को कहा जाता है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित है। कैमलिड्स का महत्व, कैमलिड्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमलिड्स दूध और मांस का एक अच्छा स्रोत है जो लोगों को भूख से लड़ने में मदद करता है। कैमलिड्स का उपयोग लोग परिवहन के साधन के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा कैमलिड्स कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। एसडीजी को, ये याद रखिएगा, एसडीजी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी नारो हिल्स, ऑप्शन नंबर सी सुंडालैंड और ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न घाट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नारो हिल्स। बाकी हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट क्या है, विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉटस्पॉट स्थल है। जबकि नारो हिल्स क्या है, विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। नारो हिल्स कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसे प्रदेश सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये याद रखिएगा इसको कि जो नारो हिल्स है वो कहाँ स्थित है, सतना जिले में, और इसको प्रदेश की सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसका आप ईयर कमेंट में जरूर बताइएगा कि कब घोषित किया है, जैव विविधता विरासत स्थल इसे कब घोषित किया गया है। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है। तो इसके ऑप्शन है आदित्य L1, इसका ऑप्शन है आदित्य L1, भास्कर L2, सोलर मिशन L1, सोलर ऑर्बिटर। तो आप सभी को पता है आदित्य L1 सूर्य के लिए भेजा गया है। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। यह मिशन सूर्य के क्रोमोस्फीयर, प्रकाश मंडल, सौर पवन, सौर कोरोना का अध्ययन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। कमेंट में इसकी डेट जरूर बताइएगा कि इसे कब लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल और राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये पिछले ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र पूछा है, तो वन पारिस्थितिक तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र या घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, जो कि सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र स्थिर तब माना जाता है जब इसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक संतुलन में रहते हैं। सबसे स्थिर और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है कीटनाशक। क्या क्वेश्चन था? जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिसॉल्व हो जाता है, तो वो कौन नहीं है? कीटनाशक नहीं है। जबकि कागज, भोजन और पादप अपशिष्ट और काष्ठ और सेल्यूलोज की चीजें सब जैव निम्नीकरण होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है निम्न से उच्च की ओर जाने पर कम हो जाता है, इसे कौन सा लॉ बताता है? तो या उष्मागतिकी का पहला नियम, उष्मागतिकी का दूसरा नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जो क्या बताता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने पर कम होता है। जैसे जैसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है उसका अधिक भाग बर्बाद हो जाता है। ये कौन बताता है? उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है हड्डी। इसके दो आंसर दिए थे आयोग ने, या तो हड्डी का निर्माण या फिर बोन फ्रैक्चर, हड्डी टूटना या हड्डी का निर्माण। इसका सही आंसर सी, हड्डी के टूटने को हम समझेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? इसका एकदम सटीक आंसर अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि, पर आयोग द्वारा इसके दो आंसर दिए गए थे, एयर और नॉइज दोनों, वायु और ध्वनि दोनों इसके उत्तर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? क्या पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें मध्य प्रदेश के किस जिले को बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो किस जिले में देखा गया? अलीराजपुर में सबसे ज्यादा गरीबी में सुधार देखा गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में सर्वाधिक कमी 31.06% देखी गई, जबकि बड़वानी में कितनी देखी गई? 28.8%। अगला प्रश्न है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? व्यवसाय सुधार के कार्य योजना में तो मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा इसमें बताइए? मध्य प्रदेश में इसका स्थान रहा था, मध्य प्रदेश को कौन सा दर्जा मिला था? अचीवर्स का दर्जा। या आप इसको स्टार लगा लीजिए, आपको ये चीजें पढ़नी है कि मध्य प्रदेश की जो आप एसडीजी जो अभी है अपना, एसडीजी में कौन सा दर्जा मिला है उसको, कौन से में किस एसडीजी में उसको अचीवर्स का दर्जा मिला है, किस में उसको फ्रंट रनर का मिला है या किस में उसको परफॉर्मर का दर्जा मिला है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किन निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार
उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नलिखित निम्नतम से उच्चतम बतानी है, निम्न से उच्च की ओर बतानी है। तो ऑप्शन अनूपपुर, मंदसौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, अनूपपुर, या बैतूल, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर। तो इसका सही उत्तर होगा अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में जो मंदसौर है उसकी सबसे ज्यादा, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल, फिर अनूपपुर। और अगर निम्न से उच्च की बात करें तो सबसे कम अनूपपुर में, फिर बैतूल में, फिर छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर। अगला प्रश्न है, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन थे आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के नए उद्योग व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण, कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना, आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का वित्त पोषण करना, आदिवासी युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों के लिए कम लागत उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। देखिए इसका सही उत्तर आपको अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है कि टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना किससे संबंधित है। इफ आपको नहीं पता है तो एक ट्रिक है कि जब भी आयोग कोई क्वेश्चन पूछता है और उसका अगर मतलब 4 ऑप्शन में से सबसे डिटेलिंग करके कोई, अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुत डिटेलिंग करके दिया हुआ है तो वो ऑप्शन 99% सही ही होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई आंसर नहीं बन रहा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? मोस्ट इंपोर्टेंट ग्वालियर। सही आंसर है ग्वालियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए जा रहे उपकरणों का जो उपकरण बनाए जा रहे हैं उनको यूरोप, अफ्रीका और सऊदी अरब तक निर्यात किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों का उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो इंदौर में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 62 ईयर्स। 62 ईयर्स। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु को कितना कर दिया था? 60 से बढ़ाकर 62। अगर मूल रूप से पूछे तो मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 60 ईयर्स थी, जिसको 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 62 ईयर्स कर दिया गया। तो ये आप संशोधन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? नगर पालिका को अद्यतन किस संविधान संशोधन? तो सबको पता है इसका सही आंसर तो 74 संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। और कौन सा भाग जोड़ा था संविधान में? 9A जोड़ा गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। ये सबको बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सबसे बन जाना चाहिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव कर दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष। और अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर बात करें कि जो धन विधेयक है वो किसकी अनुमति ली जाती है उसके लिए, तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। अगला प्रश्न है, हाँ ये भी याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत 110 निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित कुंजीलाल दुबे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे, जिन्होंने 18 दिसंबर 1965 से लेकर 23 मार्च 1967 तक अध्यक्ष का कार्य किया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को आप
याद कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है आर्टिकल 320, 321, 322 या 323। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 322। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूर्ण नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी जी और सीईओ है सुब्रमण्यम जी, जो 2023 तक थे। अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ चेंज हो चुके हैं। इसके वर्तमान सीईओ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 या खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। यह आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके सही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 की धारा 10 में कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? तो इसके ऑप्शन है समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार या स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंधित अधिकार। आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये सभी अधिकार कहीं ना कहीं मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है पूछा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 सदस्य। टोटल 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 2004 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से की गई थी, जिसके अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? तो 6 वर्ष के लिए, या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए यह अपना पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग, प्रोफेसर अलग भी आता है या प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग के नाम से एक अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
अगला क्वेश्चन है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष को आप बता सकते हैं कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी? तो इसके ऑप्शन है सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया ये तीनों टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल थी, उसमें ये सदस्य भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो यह शरद कमल जी को प्रदान किया गया था 2022 में। 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे और 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को भी प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवासन वर्धन। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया था। इसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ श्रीनिवासन वर्धन को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके साथ खेला था? इंग्लैंड के साथ खेला था 1974 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड 1974। अगला प्रश्न है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना कब से प्रारंभ किया? तो कब से प्रारंभ किया? 11 दिसंबर 2014 से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2014। माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? लॉस नायक मंजू। इनका पूरा नाम है लॉस नायक मंजू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉस नायक मंजू या मंजू। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर लॉस नायक मंजू थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये तो सभी जानते हैं, जमशेदजी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। ये कौन है? टाटा समूह के संस्थापक रहे हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? इसके ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, इंडोनेशिया और भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। आरबीआई के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको यह अवार्ड दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो इसके ऑप्शन थे एमपी टेंडर्स, जेम, एमपी ऑनलाइन, एमपी LUN। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एमपी ऑनलाइन। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल निशुल्क निविदा अनुसूची डाउनलोड करने और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए सक्षम बनाती है निविदाकारों को। इसीलिए जो एमपी ऑनलाइन है वो एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करने वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, DSL। DSL क्या होता है? टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके इंटरनेट का कनेक्शन प्रदान करता है। DSL का
पूर्ण रूप होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह एक ब्रॉडबैंड संचार का रूप है। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? यह क्या करता है? 24/7 कार्य करने की क्षमता उपलब्ध कराता है। 24 घंटे कार्य करने की क्षमता को उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। तो ये क्या होता है? फिशिंग हमला। जिसमें क्या होता है? ये एक साइबर हमले का प्रकार होता है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना जाहिर करने के लिए छल किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़न किसके उदाहरण है? तो ये तीनों किसके उदाहरण है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की संख्या करता है। तो इसका सही उत्तर है डिकोडिंग, विसंकेतन। डिकोडिंग के माध्यम से रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की संख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसके ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, याहू, ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ये क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन, याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो चैट जीपीटी का विकास किया गया है ओपन एआई के द्वारा। वर्तमान में ओपन एआई के लिए भारत में एक किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है ओपन एआई की तरफ से, जो वार्ता करेंगे ओपन एआई और भारत के बीच में संबंधी वार्ता करेंगे। तो इनका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसे उन्होंने नियुक्त किया है ओपन एआई वालों ने। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो इसके ऑप्शन है निर्वात नलिया, वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पीढ़ी में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसको पढ़ लेते हैं। पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया और पांचवी पीढ़ी में वीएलएसआई यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो टाटीपाका कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसमें कुछ खाने दी है और राज्य के नाम बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। केंदुझर, केंदुझर स्थित है उड़ीसा में। बालाघाट स्थित है मध्य प्रदेश में और कुद्रेमुख में स्थित है कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? सी, CADB, CADB। तो ऑप्शन में देख लेते हैं CADB कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विरूपण
निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं है? इसमें ऑप्शन है पर्वतनी, विषमांगी, भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी। पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत विषमांगी प्रक्रिया नहीं आती है। अगला प्रश्न है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। तो इसका सही क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा केरल में सबसे ज्यादा, फिर मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम से संबंधित परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो मौसम संबंधी परिवर्तन कहाँ किए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ी से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर शत्रुंजी, भद्रा, ढाडर या वैतरणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैतरणा। वैतरणा नासिक के त्रिम्बक पहाड़ी से नहीं निकलती है। इसके अलावा शत्रुंजी, भद्रा और ढाडर ये तीनों त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती है। वैतरणी नदी सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो इसके ऑप्शन है नोकरेक। नोकरेक कहाँ स्थित है? नोकरेक का है मेघालय में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा और शेषाचलम आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर बनेगा बी, डी, ए और सी। बी, डी, ए, सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो सफल प्रयास कहाँ किया गया था? बोइजे, इडाहो, यूएसए में। यूएसए में एक खान है बोइजे, वहां पर भूमिगत ताप का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। इसकी स्थलाकृति मृदुल और असंगठित अवसादी चट्टानों की होती है, जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। और मोलेसिस बेसिन का उपयोग सामान्य रूप से आल्प्स पर्वत के लिए किया जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो किस अधिवेशन में हो गई थी? इसके ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, सूरत, नागपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, जो कब हुआ था? 1907 में। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल ने, और नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बंगेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो ये तो सब जानते हैं, कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य प्रदेश, जिसे कब जोड़ा गया था? 1948 में बुंदेलखंड बंगेलखंड को जोड़कर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है 222। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली जी के द्वारा इसका प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वर्ष 1933 में पाकिस्तान आंदोलन के संबंध में अपना घोषणा पत्र भी दिया था इन्होंने। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, काउंसिल में जनप्रतिनिधित्व की संख्या में वृद्धि करना, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का
एकीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? 1893 में गणेशोत्सव का प्रारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने 1895 में शिवाजी महोत्सव और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। 1739 में। अगला प्रश्न है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है महायान, हीनयान, थेरवाद या वज्रयान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महायान। यह किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था? गणपति शास्त्री जी के द्वारा 1925 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो किसके द्वारा की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? इसका सही उत्तर है चांदी के। 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था तांबा उत्पादन में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माही। किन किन राज्यों से होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन है, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक है, इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भरभरी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। यह मध्य प्रदेश की काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। पूर्णा नदी पर पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इस पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। पूर्णा नदी कहाँ से निकलती है? औरंगाबाद जिले में अजंता श्रेणी की पहाड़ियों से निकलती है। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। बीजागढ़ की पहाड़ी या बीजागढ़, आपने सुना होगा बीजागढ़ के किले के बारे में, तो वही सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सही है। अगला है, यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। अगला है, राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो यह गलत है। और अगला है, कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है, तो सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपाद्र पहाड़ी वन, कांटेदार वन, अल्पाइन वन। तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़, उपाद्र और कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? ऑप्शन है, सतपुड़ा पावर स्टेशन, अमरकंटक, बाणसागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक पावर स्टेशन, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसकी पहली इकाई को मार्च 1977 को लागू किया गया था। बुनियादी
बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक है, राज्य राजमार्ग की लंबाई 11,000 किलोमीटर से अधिक है, जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक है, सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सड़क घनत्व में यह राज्य देश के प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2020-21 में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम स्थान पर था? तो कौन सा प्रथम स्थान पर है? खरगोन जिला प्रथम स्थान पर है कपास उत्पादन में। और राज्य के उससे देखें तो गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ के शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किससे मिलकर बनती है संसद? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना की डेट याद रखिए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में, अप्रैल 1990 में। अगला प्रश्न है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। शिक्षा का अधिकार किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार ऑप्शन है इसमें, पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 46वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है इसमें? तो वर्तमान में इसमें 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगर इसमें मूल रूप से पूछा जाए कि मूल रूप से इसमें कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे, तो मूल रूप से इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया समाजवादी शब्द। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया, जो 16 मई 1946 को वेवेल द्वारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? बड़वानी रियासत से। भीमा नायक का संबंध बड़वानी रियासत से था। अगला प्रश्न है, जनजातीय नेता सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई, भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो ये लोग किस अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1857 में, 1857 की क्रांति में ये
शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? मौनी नृत्य। इसका नाम याद रखिएगा। मौनी नृत्य कहाँ प्रचलित है? सागर के आंचलिक क्षेत्रों में। किस अवसर पर? दीपावली के अवसर पर। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रकूट धार्मिक स्थल को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नौ डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है गोंड जनजाति। सही उत्तर है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? खजुराहो में। यहीं पर G20 की कोई सी समिट भी हुई थी, खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में। इसका निर्माण चंदेल वंश शासक चंद्रदेव ने करवाया था। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशवदास की। रामचंद्रिका केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया भी शामिल है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो किस पर लिखे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन ने? इन्होंने लिखे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग लिखा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? तो यह कब घटित हुई थी? 1939 में। थाना लुहारी गोलीकांड घटना। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम 2022 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।